हेलो यार लोग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के अपने सेकंड सेशन में ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट जस्ट फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव, आपके आगे की जर्नी के लिए भी पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। पार्टनरशिप के ऊपर जब मैं बात करता हूं तो आप चाहे सीए करो, सीएस करो, सीए में करो, तीनों स्ट्रीम्स में पार्टनरशिप एक्ट का आपको रेफरेंस आता है और आपको वो पढ़ाया जाता है। सीएस कर रहे हो, सीए फाउंडेशन में आता है, सीएस ईईटी में आता है, सीएस एग्जीक्यूटिव में आता है, हर स्टेज में पार्टनरशिप का आपको रेफरेंस आता है। तो ये जो एक्ट है आपके आगे आने वाली प्रोफेशनल जर्नी में काफी काफी इंपॉर्टेंस रखता है और काफी काफी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से आपके लिए बेस डेवलपिंग का काम करता है। तो ये जो चैप्टर है इसके ऊपर आपको काफी अच्छा ध्यान देना चाहिए, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप वाले पार्ट पे, क्योंकि यहां से आप आपकी फ्यूचर की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। सिर्फ 11th के नहीं, आप आपके फ्यूचर का बेस भी यहीं से बना रहे हो। तो जब मैं बात करता हूं सबसे पहले पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप का मतलब होता है, अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया, अपन ने एचयूएफ देख लिया है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या है? जब एक अकेला व्यक्ति धंधा करता है ना, एक अकेला व्यक्ति जब धंधा करता है तो अपन ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे कि अकेले व्यक्ति के पास प्रॉब्लम्स क्या आते हैं सर। अकेले व्यक्ति के पास लिमिटेड कैपिटल है, लिमिटेड नॉलेज है, देन अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं। वो मर गया, धंधा बंद हो जाता है, बहुत सारी चीजें ना। इन सारे प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक से भले दो, अगर हम दो चार लोग एक साथ मिलकर धंधा करने को आ गए तो हमारा क्या है, बेटर सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके एचके सर हैं, इतना सुंदर इंसान तो एचके सर ही हो सकता है। दूसरा है आपके डीडी सर। ये कौन है? डीडी सर। देखो डीडी सर दिखते कहाँ पे? डीडी सर तो बालों में छुपे रहते हैं। ये है डीडी, ये है एचके। और यहाँ पे आपके और एक सर है जो है आपकी दीपू सर। कौन है? दीपू सर। ये है आपके दीपेश शर्मा सर, लंबा इंसान एकदम पेड़ जैसा। ये कौन है? आपके दीपेश शर्मा सर है। अभी हम तीनों ने मिलके क्या सोचा है पता है क्या? हम तीनों ने मिलके सोचा है कि हमें एक बिजनेस खोलना है। हमें क्या खोलना है? एक साथ आके बिजनेस खोलना है। अभी इसके अंदर होगा कैसे पता है क्या? जब हम तीनों एक साथ आ जाएंगे, हम तो तीन लोग अलग अलग स्किल्स को एक साथ एक जगह पे लेके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम तीनों ने मिलके सोचा है कि हम क्या स्टार्ट करेंगे, चाय और वड़ा पाव का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किसका? चाय पकौड़े का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे बिजनेस का नाम हमने रख दिया HKDDDS। क्या नाम रख दिया? HKDDDS। हम क्या करते हैं? चाय पकौड़े का बिजनेस करते हैं। अभी देखो एचके सर के पास क्या है? एचके सर के पास सारे अकाउंटिंग का रिलेटेड नॉलेज है, पैसे का हिसाब कैसे रखना है वो नॉलेज है, लेकिन एचके सर को वड़ा पाव बनाना नहीं आता। वहीं पे आपके डीडी सर जो है वड़ा पाव बनाने में एक्सपर्ट है। वड़ा पाव बनाने में क्या है? एक्सपर्ट है। और वहीं पे आपके दीपेश शर्मा सर जो है चाय बनाने में एक्सपर्ट है। कैसे है? चाय बनाने में एक्सपर्ट है। तो तीनों का अलग अलग स्किल एक ही धंधे में आ गया, और एक ही धंधे में तीनों का एक साथ स्किल आने की वजह से होता क्या है कि ये धंधे के सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। डीडी सर वड़ा पाव बना लेंगे, दीपेश सर चाय बना लेंगे, मैं अकाउंट संभाल लूंगा, को तीनों का नॉलेज इस्तेमाल होगा। साथ ही साथ तीनों का नॉलेज तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ हम तीनों मिलकर क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। एक अकेले व्यक्ति को अगर धंधा स्टार्ट करना है तो अकेले को कैपिटल लेके आना है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट भी हम तीनों में पट जाएगी। देन और क्या फायदे हो सकते हैं? नॉलेज आएगा, कैपिटल आएगा। देन मुझे बताओ, पूरी की पूरी रिस्क अभी सिर्फ मेरी या डीडी सर की है क्या? नहीं, आपकी रिस्क भी क्या हो गई? शेयर हो गई। रिस्क भी क्या हो गई? शेयर हो गई। प्रॉफिट्स भी शेयर हो जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में पूरा प्रॉफिट्स आपका था, लेकिन यहां पे पूरा प्रॉफिट्स आपका नहीं होगा। क्या शेयर होगा? लॉस भी शेयर होगा, रिस्क भी शेयर होगी। तो धंधा क्या है, करने के चांसेस बेटर है, सक्सेसफुल बनने के चांसेस बेटर है। और लॉस हो भी गया तो लॉस के चांसेस लिमिटेड है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पे उस लॉस का छोटा हिस्सा बेयर करना पड़ सकता है, बाकी हिस्सा बट जाता है। इसको कहते हैं पार्टनरशिप वाला बिजनेस। जब तीन चार लोग एक साथ आ जाते हैं, मे बी उससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ आते हैं कोई धंधा करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, तो उनको कहा जाता है पार्टनरशिप वाला बिजनेस। वो क्या खोलते हैं? उसको कहते हैं पार्टनरशिप। नाउ अगर आप आते हो तो आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप्स को गवर्न करता है। यानी वो बताता है कि पार्टनरशिप कैसे बनेगी, कैसे बर्बाद होगी, कैसे उसके अंदर पैसा होगा, कैसे पार्टनर बनना है, कैसे पार्टनर नहीं बनना है, वो सारी चीजों के बारे में बात करती है। तो ये आपको पढ़ना है। आप जो फाउंडेशन पढ़ोगे तब आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगा, द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। क्या लिखा है? देखो आराम से पढ़ो। ये एक रिश्ता है
ये क्या है? एक रिश्ता है। किसके बीच का? बहुत सारे लोगों के बीच का, जिन्होंने एग्री किया है कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे जो बिजनेस चल रहा है उसका। ये डीडी सर, आपके दीपेश सर और हर्षल सर के बीच का रिश्ता है, जिन तीनों ने मिलकर एग्री किया कि हम चाय पकौड़े के बिजनेस में से जो प्रॉफिट आएगा वो बांट देंगे। वो बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल हो सकता है, हम तीनों मिलकर भी इस धंधे को चला सकते हैं, या एक व्यक्ति सबके लिए भी चला सकता है। जैसे मान लीजिए अभी मुझे वो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास कैपिटल है। मेरे पास क्या है? कैपिटल। मैंने कैपिटल डीडी सर और दीपेश सर को दे दिया और उनको बोला कि तुम इस धंधे को चलाओ। तुम क्या करो? तुम इस धंधे को चलाओ, मैं धंधे में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं काउंटर पे आके नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कैपिटल दे देता हूं और तुम मेरे बिहाफ पे इस धंधे को चलाओ। ये भी चलेगा क्या? आंसर इज यस। आप तीनों भी पार्टनर्स हो, क्योंकि आप तीनों ने मिलकर ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। प्रॉफिट्स आप तीनों में ही बंटने वाले हैं, बस धंधा शायद एक ही व्यक्ति चला रहा है आपके बिहाफ पे। ये भी वैलिड है। सब मिलकर धंधा कर सकते हो, कोई एक व्यक्ति सबके लिए भी धंधा कर सकता है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ऐसा है कि आप सभी लोगों ने मिलकर उस धंधे को शुरू किया था, सभी ने मिलकर एग्री किया था, कसम खाई थी कि हम क्या करेंगे, इसके आने वाले प्रॉफिट्स को एक दूसरे के अंदर बांट देंगे। अगर आप देखते हो तो इसी डेफिनेशन को उन्होंने थोड़ा नीचे बताया गया। ये कैसा स्ट्रक्चर है? कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? कोलैबोरेटिव। आप बहुत सारे लोग एक साथ कोलैबोरेशन में आके इस धंधे को आगे बढ़ा रहे हो। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने रिसोर्सेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज को एक साथ लेकर आ जाते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए। जितना पैसा है, जितना स्किल है, जितना एक्सपर्टीज है, सबको एक साथ एक जगह पे लेकर आ गए। जैसे डीडी सर के पास स्किल है वड़ा पाव बनाने का। कैसे बनाते हैं सर डीडी सर वड़ा पाव? आधा टाइम तो उनका बाल संवारने में चला जाता है। हाँ बेटा, इसीलिए कस्टमर बहुत नाराज होते हैं डीडी सर की वजह से। आधे तो वड़ा पाव में उनके बाल आ जाते हैं। ठीक है, आपके दीपेश सर को चाय बनाते एकदम लंबा इंसान है, एकदम ऐसा, एकदम ऊपर से वो डॉली चाय वाला होता है ना, वैसा चाय बनाते ऐसा ऐसा करते करते चाय बनाते हैं। दीपेश सर आपके एकदम ऊपर से फिल करके गिराते हैं नीचे चाय। तो वो कौन है? वो भी है। तो स्किल है बेटा, एक्सपर्टीज है। मेरा अकाउंटिंग का एक्सपर्टीज है, एकदम एक पैसा ऊपर नीचे नहीं होता है, सारा का सारा पैसा मेरे जेब में आता है बस, और कोई हिसाब ही नहीं है बेटा। हाँ, एकदम कुछ फ्रॉड भी नहीं होता है। 100 रुपए कमा है तो 100 रुपए में से 99 रुपीज में गायब करता हूँ, 1 रुपए सही रखता हूँ। क्या है? मेरा एक्सपर्टीज है। ये एकदम ट्रेंड है, समझ गए ना? गवर्निंग एग्रीमेंट, आपका जो प्रॉफिट कैसे बटेगा, लॉस कैसे बटेगा, क्या कंडीशंस होंगे। जरूरी नहीं कि हर इंसान में प्रॉफिट सेम बटे। जो ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कम मेहनत कर रहा है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ अकाउंटिंग संभालूंगा, डीडी सर सिर्फ वड़ा पाव संभालेंगे, एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये सारी चीजें आप कैसे करते हो? एग्रीमेंट से डिसाइड करते हो कि कैसे बिजनेस चलेगा, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बटेगा। एग्रीमेंट मतलब अभी आपको शायद पता ना हो, लेकिन जस्ट इजी लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट्स है। आप एक लिखित स्वरूप में कागज ले लोगे, उस पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दोगे कि ये ऐसा होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और उस पे सब लोग मिलकर क्या कर दोगे? साइन कर दोगे। इसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। अभी के लिए आप ऐसा मान सकते हो। शेयर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क भी बढ़ जाएगी, लॉस हो गया तो सब में रिस्क बटेगी, प्रॉफिट हो गया तो वो भी क्या बन जाएगा? सब में बढ़ जाएगा। देन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ यहाँ पे सोल प्रोपराइटर की तरह नहीं है कि तुम एक डिसीजन पूरा का पूरा खुद के मन से नहीं ले सकते हो, सभी लोगों को कंसल्ट करके ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंसिडर करते हो एक कंपनी को जो पार्टनरशिप से बड़ा स्ट्रक्चर है, सोल प्रोपराइटर छोटा है, पार्टनरशिप बड़ा है, कंपनी बहुत बड़ी कंसेप्ट होती है जो अभी तक पढ़ी नहीं आपने, लेकिन पढ़ाऊंगा तो वो उससे भी बड़ी है। अगर आप कंपेयर करते हो तो पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग आसान है, 3-4 ही तो लोग हैं, 3-4 लोगों को पूछना है और कोई तो डिसीजन ले लेना है। कंपनी जैसे स्ट्रक्चर में हजारों लोग होते हैं जिनको पूछना पड़ता है, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो कंपैरेटिवली डिसीजन मेकिंग अगर आप कंपनी से कंपेयर करते हो तो इजी है, सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करते हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है। अदर आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हो, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मतलब कंपनीज के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो उससे तो आसानी है डिसीजन मेकिंग लेना। देन हम आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या है की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप? सबसे पहले फॉर्मेशन। फॉर्मेशन बहुत इजी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि आपको क्या करना है, एक एग्रीमेंट बनानी है और आप डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप बस एक एग्रीमेंट बनाओ और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस लॉफुल चीजों के लिए होगा एंड प्रॉफिट कमाने के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर दो, ये हाईलाइट कर देना कि बिजनेस किसके लिए होगा? लॉफुल पर्पस के लिए होगा और प्रॉफिट के लिए होगा। पार्टनरशिप कभी भी चैरिटी के लिए नहीं खुल सकते। डीडी सर, मैंने और दीपेश सर ने पार्टनरशिप खोली गरीबों में कपड़े बांटने के लिए, वो कोई पार्टनरशिप नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस मतलब जहां पे पैसा कमाने की इच्छा होती है, तो यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड होना चाहिए। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने ये भी कहा है आप जो धंधा खोलोगे वो लॉफुल पर्पस के लिए होगा। चाय पकौड़ा लॉफुल है, हम तीनों ने मिलकर बिजनेस खोला गांजा बेचने का, गांजा बेचना इंडिया के अंदर लीगल है क्या? आंसर इज नो, तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाती है। देन सर लायबिलिटी क्या है?
लायबिलिटी क्या है सर? सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप में वो सेम चीज रिपीट हो जाती है। हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। एवरी पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। अगर पार्टनरशिप के धंधे में कोई भी नुकसान होता है तो ऐसे केस में तीनों के अंदर लॉस तो बटने वाला है, लेकिन तीनों की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। चड्डी बनियान सब कुछ बिक सकता है। पर्सनल एसेट्स भी आपके बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए लग सकते हैं। पार्टनर्स को जॉइंट एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेट पे करने की। जॉइंटली मतलब सबकी एक साथ जिम्मेदारी तो है ही, जितना पैसा हो सकता है देने की बिजनेस में, साथ ही साथ अगर और पैसा लगता है तो खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपना चड्डी बनियान बेच के पार्टनरशिप का लोन चुकाने की। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। रिस्क बेयरिंग, रिस्क कैसे बेयर करती है? सब में रिस्क क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे बढ़ जाते हैं? जैसे आपने एग्री किया है वैसे बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे एग्रीमेंट में एग्रीड है कि 99% क्या है? 99.99% प्रॉफिट किसका है? एचके सर का है। किसका है? एचके सर का है। 0.001% प्रॉफिट डीडी सर का है। 0.00 जो भी बचता है 9% प्रॉफिट किसका है? दीपेश सर का है। तो ये हमारा एग्रीड है, ये क्या है? हमारा फिक्स है। बाकी इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। प्रॉफिट ऐसा बढ़ता है। लॉस की जब मैं बात करता हूं तो लॉस के लिए मैं 0.1% के लॉस के लिए लायबल हूं। बाकी 99.9% लॉस जो है वो डीडी सर और दीपेश सर में बढ़ जाता है। ये हमारे एग्रीमेंट में डिसाइडेड है। सारा प्रॉफिट जो होगा वो एचके सर का होगा, लॉस जो होगा वो उन दोनों का होगा। जो भी तुमने एग्री किया है वो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है ना? हर्षल सर जिस एग्रीमेंट में प्रस्तुत हो उसमें वो लॉस कैसे सहन कर सकते? प्रॉफिट उनका, लॉस उन लोगों का। बेस्ट एग्रीमेंट है ना। यहाँ पे क्या है? आपको जिस भी रेशो में अपने एग्री किया होगा कैसे बटेगा, उस रेशो में आपका लॉस बढ़ जाता है। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? आपको कलेक्टिवली सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। म्यूचुअल कंसेंट से आपको मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। छोटे मोटे डिसीजंस तो शायद आप अकेले ले सकते हो पार्टनरशिप के बिजनेस में, कि जैसे चाय पकौड़े के बिजनेस में चाय के लिए दूध कौन सा खरीदना है, ये शायद आप इंडिविजुअली डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कोई बड़ा डिसीजन है, एक्सपांशन करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसे केस में आपको डिसीजन एक साथ मिलकर कलेक्टिवली लेना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, सेम प्रॉब्लम लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां पे भी पार्टनरशिप के धंधे में अगर किसी पार्टनर की मौत हो गई तो ऑलमोस्ट धंधा हम मानते हैं मर गया। क्योंकि इस धंधे में पार्टनरशिप में एक बात हमेशा याद रखना, पार्टनरशिप फर्म जो लोगों ने बनाई है और उसके पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स यानी एचके, डीडी, डीएस और हम सारे पार्टनर्स एचके प्लस डीडी प्लस डीएस, ये सेम है। ये क्या है? सेम। इसके बीच में कैसी साइन है? इज इक्वल टू की साइन है। तो जो फर्म है वो हमसे अलग नहीं है। फर्म के डेट्स के लिए हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। वी एंड फर्म आर नॉट डिफरेंट। फर्म की जब हम बात करते हैं तो हम तीन लोग ही आते हैं। तो हम तीनों में से अगर कोई भी किसी भी रीजन की वजह से इस पार्टनरशिप में अगर नहीं है तो इसका मतलब ये पार्टनरशिप भी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हम तीनों की वजह से वो पार्टनरशिप बनी है। हम तीन हैं इसीलिए वो पार्टनरशिप है। आज अगर हम तीनों में से कोई भी नहीं है तो ये पार्टनरशिप भी नहीं रहेगी। बढ़िया है क्या? यहां पे हमेशा याद रखोगे कि फर्म और पार्टनर्स क्या है? एक ही एंटिटी है, उसको डिफरेंस माना नहीं जाता। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर ने एक धंधा खोला, मैंने एज अ सोल प्रोप्राइटर धंधा खोला एबीसी लिमिटेड नाम का, एबीसी सोल प्रोप्राइटरशिप नाम का। तो नाम भले ही अलग दिख रहा है एबीसी, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो मैं हूं वो क्या है? सेम है। उस धंधे में नुकसान हुआ यानी मुझे ही नुकसान हुआ है। तो पार्टनरशिप में भी सेम फंडा चलता है। पार्टनरशिप फर्म का नुकसान हुआ है मतलब सारे के सारे पार्टनर्स का ही नुकसान हुआ है। पार्टनरशिप लैक्स इनहेरेंट कंटिन्यूटी। डेथ हो गई, रिटायरमेंट हो गई, कोई पार्टनर छोड़ के चला गया, कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर इनसेन हो गया। इनसेन मतलब पागल हो गया। इंसॉल्वेंसी मतलब बैंकरप्ट हो गया। क्या हो गया? बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। बैंकरप्ट हो गया, अभी उसके पास क्रेडिटर्स का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे केस में क्या हो जाता है? पार्टनरशिप क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। बचे हुए पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप के बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो अलग एग्रीमेंट के थ्रू करना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट पे तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाली पार्टनरशिप तो कहीं ना कहीं पे मर जाएगी। आपको कंटिन्यू करना है तो आपको एक सेपरेट तरीके से कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ पार्टनर्स, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं? पार्टनरशिप के बिजनेस में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। अगर एक ही होते तो सोल प्रोप्राइटरशिप होता ना। तो मिनिमम कितने चाहिए? 2। और मैक्सिमम चाहिए 50। कितने चाहिए? मैक्सिमम 50 लोग तक पार्टनर्स बना सकते हो। अभी ये आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं कहा है, आपका कंपनीज एक्ट 2013 जो लाया गया था उसने कहा था कि एक धंधे में मिनिमम 2 पार्टनर्स होंगे और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। कंपनीज एक्ट नहीं चाहता था कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पे पार्टनर बने। 50 से ज्यादा
ज्यादा लोग अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस खोलने की कोशिश कर रहे हो तो हम आपको खोलने नहीं देंगे, फिर हम आपको कहेंगे आप कंपनी खोलिए जो एक बेटर स्ट्रक्चर है, बड़ा स्ट्रक्चर है ज्यादा लोगों के लिए। पार्टनरशिप कम लोगों के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर है, कंपनी ज्यादा लोगों के लिए एक बेटर स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि उस बेटर स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाइए, 50 से ज्यादा लोग हैं आप तो आप कंपनी खोल लीजिए, पार्टनरशिप मत खोलिए। बढ़िया है, तो ये आपको याद रखना है। देन आता है म्यूचुअल एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है। क्या है? एच के सर क्या है पता है क्या? डीडी सर के एजेंट है और दीपेश सर के भी क्या है? एजेंट है। वहीं पे दीपेश सर मेरे एजेंट है, डीडी सर मेरे एजेंट है, देन डीडी सर दीपेश सर के एजेंट है, दीपेश सर डीडी सर के एजेंट है। हम सब के सब लोग एक दूसरे के एजेंट है। सर व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? एजेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपके बिहाफ पे जाके काम करता है। क्या करता है? आपके बिहाफ पे जाके काम करता है। जैसे मैंने एक छोटे बच्चे को लिया, छोटे बच्चे को बोला जा मेरे बिहाफ पे जाके चॉकलेट खरीद के ला, जा मेरे बिहाफ पे जाके क्या कर ले? चॉकलेट खरीद के लेकर आ। अब वो छोटा बच्चा दुकान में गया और वहां से उसने चॉकलेट खरीद लिया, तो वो चॉकलेट का पैसा कौन देगा? छोटा बच्चा देगा या मैं दूंगा? आंसर इज सर आपको देना पड़ेगा, क्योंकि छोटा बच्चा तो आपके लिए चॉकलेट खरीदने के लिए गया था ना। इसी तरह हर पार्टनरशिप में हम मान के चलते हैं एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ वन अनदर, यानी हर पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे पार्टनर की लायबिलिटी आती ही आती है। पहले ही कहा मैंने आपको, पार्टनरशिप फर्म इज इक्वल टू इट्स पार्टनर्स, इज इक्वल टू इट्स पार्टनर्स। तो एक पार्टनर ने अगर कोई भी कांड किया तो उस कांड के लिए दूसरा पार्टनर लायबल है। एक पार्टनर ने कहीं से जाके उधार उठाया तो दूसरे पार्टनर्स को वो उधार पे करना पड़ेगा। पार्टनरशिप के धंधे में यही चलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस से रिलेटेड, मैं अगेन कह रहा हूं इंडिविजुअल रिलेशन नहीं कि आप अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन जो करते हो उसका कोई संबंध नहीं है, पार्टनरशिप के बिजनेस में, चाय पकौड़े के बिजनेस में अगर दर्शन सर ने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है, कोई भी लोन उठाया है, कहीं पे कोई पैसा दिया है, कहीं से कोई पैसा आना है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो पैसा हर्षल सर ने उठाया है और दीपेश सर ने उठाया है और हमारी फर्म ने उठाया, और उस पैसे को हम सबको मिलके ही चुकाना पड़ेगा। ठीक है, हम सबको उस पैसे को कैसे चुकाना पड़ेगा? मिलके ही चुकाना पड़ेगा। हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है? एजेंट है और प्रिंसिपल भी है। जो व्यक्ति एजेंट को अपॉइंट करता है उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। और जो एजेंट होता है, जो किसी व्यक्ति के बिहाफ पे काम करता है, उसको हम एजेंट कहते हैं। तो एवरी पार्टनर इज एजेंट एंड एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल। सारे के सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एक्ट्स के लिए लायबल होते हैं, सबको एक साथ ही मिलकर चलना पड़ता है। एक ने धंधे में कोई लॉस किया तो सबको उस लॉस को बेयर करना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। बढ़िया, देखो एवरी पार्टनर सर्व्स एज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। आप एजेंट भी हो, आप प्रिंसिपल भी हो। पार्टनर्स रिप्रेजेंट टू ईच अदर बाइंडिंग ऑल थ्रू इंडिविजुअल एक्ट्स। आप एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका इंडिविजुअल एक्ट, आपने डीडी सर ने जाके किसी को वड़ा पाव बेचा जिस वड़ा पाव में जहर था, तो ऐसे केस में हम तीनों भी लायबल हो जाते हैं। While being bound by others actions, अगर दूसरे के एक्शन से हम क्या हो जाते हैं? बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि ये कैसा बिजनेस है? पार्टनरशिप वाला बिजनेस है। बढ़िया है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, म्यूचुअल एजेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एवरी पार्टनर इज एजेंट एंड प्रिंसिपल। डीडी सर ने अगर किसी धंधे में, हमारे धंधे में, वड़ा पाव के धंधे में फ्रॉड किया, या फिर मैंने अकाउंट्स के धंधे में झोल झपाटा डाला और फ्रॉड किया, तो ऐसे केस में डीडी सर भी लायबल है, दीपेश सर भी लायबल है। मैं सिर्फ अकेला नहीं डूबूंगा, उन दोनों को लेके डूबने वाला। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। फिर हम बात करते हैं सर मेरिट्स क्या है एक पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करने के। व्हाट आर द मेरिट्स? सबसे पहले ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्या है ईज ऑफ फॉर्मेशन? बस एक एग्रीमेंट बनानी है और आपका काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। रजिस्ट्रेशन, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या? जैसे सोल प्रोप्राइटर तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं होती, कहीं पे आपको गवर्नमेंट के पास जाके बताने की जरूरत नहीं मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने एक ऑफिस बना रखा है, क्या बना रखा है? ऑफिस, जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ फर्म्स। क्या नाम है? रजिस्टर ऑफ फर्म्स। अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए और वहां पे जाके अपनी पार्टनरशिप जो आपने स्टार्ट की है उसको क्या कर दीजिए? रजिस्टर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रजिस्टर। कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है क्या? नहीं, दिस इज एन ऑप्शनल थिंग कि आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके अपनी पार्टनरशिप को रजिस्टर कर लीजिए। अगर रजिस्टर नहीं करते हो तो कुछ नुकसान है, कुछ फायदे आपको नहीं मिलते। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो सरकार आपको कुछ फायदे देती है, वो उनके बारे में अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोर और लेस रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। कुछ स्टेट्स में इंडिया के रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी।
मैंडेटरी। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपको पार्टनरशिप का बिजनेस करना है तो आपको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा सरकार के ऑफिस में जाके। ये एडिशनल नॉलेज के लिए मैंने आपको जस्ट आपको अभी बता दिया है। तो इंडिया के अंदर वैसे तो अगर आप देखते हो तो पार्टनरशिप का धंधा अगर स्टार्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, तो बहुत आसान है धंधा स्टार्ट करना। बस एक एग्रीमेंट बना लो सबके बीच में और आपका धंधा शुरू हो जाएगा। क्लोजर प्रोसीजर इज ऑल्सो इक्वली स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लोज करना भी आसान है, धंधे को बंद करना भी आसान है। तीनों पार्टनर्स मिलकर डिसाइड कर लो भाई बस धंधा नहीं करना है तो धंधा खत्म हो जाएगा। क्या ही उसके अंदर कुछ आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देन बैलेंस डिसीजंस, यहां पे डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, बैलेंस्ड होगा। एक व्यक्ति जब डिसीजन लेता है तो उसकी गलतियां करने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन जब सब एक साथ मिलकर डिसीजन करेंगे तो वो डिसीजन कैसे आ सकता है, बेटर हो सकता है। सारे चीजों का एक्सपर्ट नॉलेज लेकर अगर आप एक डिसीजन लोगे तो वो सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। सब एक्सपर्टीज एरिया लेकर आते हैं तो उससे क्या हो जाता है, मिनिमाइज होता है जजमेंट एरर। सही बात है। मोर फंड्स, अभी सब लोग मिलकर पैसा ला रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैपिटल बढ़ने की वजह से आपको एक बेटर धंधा स्टार्ट करने में हेल्प होगी। आज मैं अकेला चाय पकौड़े का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन हम तीनों मिलकर स्टार्ट करेंगे तो हम तीनों का पैसा लग जाएगा तो धंधा ग्रो करना बहुत आसान हो जाएगा। देन रिस्क शेयरिंग, सारे के सारे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, रिस्क को बांट रहे हैं। यहाँ पे रिस्क कैसी हो रही है, शेयर हो रही है। एक अकेले व्यक्ति को रिस्क बेयर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। सीक्रेसी, देन अगेन यहाँ पे भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कहीं पे भी जाके कुछ बताने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही पार्टनरशिप में भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके जो अकाउंट्स है, जितना पैसा आपके धंधे में आया है, जो भी चीजें आई है, वो पब्लिक एट लार्ज को बताने की जरूरत नहीं होती। सर ऐसा कहां पे होता है कि आपके धंधे के डिटेल्स आपको लोगों को बताने पड़ते हैं? कंपनी नाम का एक स्ट्रक्चर आता है। कंपनी नाम के स्ट्रक्चर में इट इज मैंडेटरी कि आपके धंधे के जो भी डिटेल्स है वो आप पब्लिक को दे देते हो, क्योंकि कंपनी जैसे स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, पब्लिक का पैसा लगा होता है, इसीलिए कंपनी जैसे स्ट्रक्चर में आपको आपके अकाउंट्स पब्लिक को बताने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सीक्रेसी नहीं रहती। आपने कितना पैसा कमाया पूरे जनता जनार्दन को पता चल जाता है, कितना नुकसान हुआ है, पैसा का ऐसा इस्तेमाल हुआ है, सबको पता चल जाता है। लेकिन आपकी पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पब्लिक एट लार्ज को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हो। आपका जो भी चीजें है, जो भी डिटेल्स है, वो सिर्फ आपके पास रहेगी और किसी को भी बताने की आपको कोई भी जरूरत नहीं होती है। देन कुछ लिमिटेशंस की भी बात कर लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है पार्टनरशिप के अंदर? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हर पार्टनर की लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। कैसी लायबिलिटी है, अनलिमिटेड। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है। जॉइंट मतलब सबकी एक साथ लायबिलिटी है, सेवरल मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आज अगर धंधे में नुकसान होता है तो सबको एक साथ पैसा देना है, फिर भी कुछ पैसा बच गया तो ऐसे केस में आपको आपके इंडिविजुअल एसेट्स बेच के धंधे में पैसा देना है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि आपकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है। बढ़िया है। देन लिमिटेड रिसोर्सेस, आप कहते तो हो कि बहुत सारे लोगों का रिसोर्स एक साथ आ जाएगा, लेकिन लोगों के भी, पार्टनर्स के पास भी तो रिसोर्सेस लिमिटेड ही है। आप जितना आपके घर का पैसा होगा उतना ही ला सकते हो धंधे में। ऐसा कोई अनलिमिटेड खान तो है नहीं कि जितना चाहे उतना पैसा ला सकते हो। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कैसी हो जाती है, लिमिट हो जाती है। जितने पार्टनर्स है उतना ही पैसा आप ला सकते हो। अगर आपको धंधा बहुत बड़े स्केल पे लेके जाना है तो पार्टनरशिप में वो धंधा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी जेब में से इतना पैसा नहीं ला सकते। फिर आप कंपनी वगैरह खोलिए, जिससे क्या होगा, पब्लिक से पैसा उठा सकते हो आपका धंधा बड़ा करने के लिए। जनता जनार्दन से पैसा उठा के अपने धंधे को बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे रिसोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी ये तो होना ही होना है। अगर आप 3-4 लोग मिलकर पूरे के पूरे धंधे को चलाने वाले हो तो झगड़े हो सकते हैं। आज टीडी सर, दीपेश सर और हर्षल सर के बीच में सब कुछ अच्छा है, टचवुड अच्छा ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए गलती से कोई झगड़ा हो गया हमारे पार्टनरशिप के बिजनेस में। मैं बोला डीडी सर आपके बड़ामों में बाल 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 होते हैं, आप बकवास बड़ापा बनाते हो, कोई नहीं खा रहा है, धंधे में बहुत नुकसान हो रहा है। दीपेश सर को बोला आपके डॉली चाय वाले के चक्कर में आधा दूध नीचे गिर जाता है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, मेरे को तुम लोगों के साथ काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा है। उनके बीच में झगड़ा होने लगा, वो बोलने लगे आप अकाउंट सही नहीं रखते हो। तो हमारा धंधा क्या हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। झगड़े की वजह से धंधे का क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसकी वजह से फाइनेंशियली पूरा का पूरा धंधा खराब हो सकता है। देन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, यहां पे सिंस आप लोग कोई पब्लिक को आपके अकाउंट्स के बारे में बता ही नहीं रहे हो तो पब्लिक आपको पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं है। आप कोई भी पब्लिक को फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर कोई भी चीजें बता रहे हो क्या, नहीं बता रहे हो, तो ऐसे केस में पब्लिक आपको पैसा नहीं देने वाली है। इसीलिए तो आपके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। अगर आप पब्लिक को बताते कि हमारे कैसे अकाउंट्स है, क्या है, तो शायद कोई पैसा आपको दे भी देता, लेकिन अगर आप किसी को कुछ बताने नहीं वाले हो तो कोई भी आपको पैसा देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। लास्ट थिंग, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एक पार्टनर मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया,
लूनेसी मतलब, लूनेसी का मतलब होता है पागल हो गया, तो ऐसे केस में धंधा पूरा का पूरा बंद हो सकता है। बचे हुए पार्टनर्स चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या करनी पड़ेगी, फिर से एक नई एग्रीमेंट कहीं ना कहीं पे नया धंधा की तरह ही स्टार्ट करना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट को या इस फर्म को तो बंद ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पार्टनरशिप के बिजनेस के अंदर। अभी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में डील करूंगा। अभी मैं आपके साथ एक छोटी छोटी चीजें जो बची हुई हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं, जो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, डीड शब्द का मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है? एग्रीमेंट। जो हम कह रहे थे ना कि एक रिटर्न स्वरूप में क्या कर लीजिए, आपकी एग्रीमेंट बना लीजिए और आप धंधा स्टार्ट कर सकते हो, अभी उसकी बात कर रहे हैं। तो सर ये रिटर्न स्वरूप में एग्रीमेंट में क्या क्या लिखना होता है? तो सबसे पहले पार्टनरशिप के अंदर आपको कंडीशंस वगैरह सब कुछ लिखना है। तो इंडिया के अंदर एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। एग्रीमेंट कैसी हो सकती है? ओरल भी हो सकती है, रिटर्न। मतलब पार्टनरशिप का धंधा अगर आपको शुरू करना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पे ही सब कुछ लिखना है। अगर आपने सिर्फ ओरली भी बता दिया कि मुझे लगता है कि यहाँ पे 30% शेयरिंग मेरा होगा, 40% तुम्हारा होगा, 30% इसका होगा, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के अंदर आप ओरली भी पार्टनरशिप बना सकते हो, रिटर्न स्वरूप में भी बना सकते हो। लेकिन जब जब आप आपकी रिटर्न स्वरूप में काम करते हो, किस स्वरूप में? रिटर्न स्वरूप में एग्रीमेंट बनाते हो, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आप खुद सोच के बताओ, ओरल एग्रीमेंट बेटर होगी कि रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होगी? सर ऑब्वियस सी बात है, रिटर्न एग्रीमेंट बेटर होगी। क्यों है ऐसा? क्योंकि आगे जाके अगर डिस्प्यूट हो गया तो ओरल एग्रीमेंट में प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट में प्रूफ करना आसान है कि भाई तुमने साइन की थी इस रेशो में, हमने इस टर्म्स एंड कंडीशंस पे सब कुछ एग्री किया था, बाद में जाके कोई मुकर गया तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए जब आप रिटर्न स्वरूप में एग्रीमेंट बना लेते हो तो उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहा जाता है? बोलो, पार्टनरशिप डीड ना। इस रिटर्न, देखो, वाइल रिटर्न एग्रीमेंट्स आर नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन दे स्ट्रांगली एडवाइजेबल है, क्योंकि ये एविडेंस देता है ऑन अपॉन एग्रीड कंडीशंस। नहीं तो कल के जाके कोई भी मुकर जाएगा। अरे लोग ऐसे मुकर जाते हैं, ऐसे झूठ बोल देते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्या बनाओ, एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाओ। इस रिटर्न एग्रीमेंट में आप सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को बताते हो और वो बनती है आपकी पार्टनरशिप की डीड ना। इस एग्रीमेंट के अंदर कौन सी चीजें आ सकती है उसके आपको एग्जांपल दिए। जैसे फर्म का नाम आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फर्म का नाम है विमल। क्या नाम है? विमल। विमल कंपनी लिमिटेड, विमल कंपनी, विमल एंड कंपनी हमारे पार्टनरशिप फर्म का नाम है। इसके अंदर बिजनेस, नेचर, लोकेशन, हम क्या बेचते हैं? विमल। बोलो जुबा केसरी। हम क्या बेचते हैं? विमल। बोलो जुबा केसरी। कितने दिनों के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप स्टार्ट किया है? ऐसा हो सकता है कि हमारी बिजनेस जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक स्टार्ट किया है हमने। ऐसा भी हो सकता है कि हमने विमल बेचने का वादा किया सिर्फ अगले आने वाले 1 महीने में। जैसी ऐसी पार्टनरशिप बहुत सारी बनती है। दिवाली के टाइम पर सिर्फ दिवाली के फटाके बेचने के लिए हमने एक पार्टनरशिप शुरू कर दी, जैसे ही दिवाली खत्म धंधा खत्म। तो ड्यूरेशन भी हो सकता है। मान लीजिए हमारा बिजनेस ड्यूरेशन है अंत तक, कितने दिन? समय के अंत तक। समय के अंत तक यानी जब कोई मरता नहीं तब तक हम क्या करना चाहते हैं? इस धंधे को चलाए रखना चाहते हैं। देन पार्टनर सैलरी, किसी को कितना पैसा देना है, क्या पार्टनर्स फर्म से कुछ विड्रॉ कर सकते हैं, पैसा लेके जा सकते हैं क्या, इसकी बात होगी। एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन टर्म्स की बात हो सकती है। मान लीजिए हमने एग्री किया सैलरी सबको 10,000 रुपए देंगे, अगर नए पार्टनर को ऐड होना है, किसी को छोड़ के जाना है, एक्सपल्शन मतलब किसी को निकालना है, किसी को पार्टनरशिप से लात मार के निकालना है, तो उसकी भी बातें की जा सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं अगर ये कुछ भी करना है तो 50% पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी। कितने परसेंट पार्टनर्स की? 50% पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, तभी तुम ये कर सकते हो। कैपिटल एंड ड्रॉइंग इंटरेस्ट, कितना कैपिटल आने वाला है उसके ऊपर क्या कोई पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देने वाली है क्या? मान लीजिए हर पार्टनर ने 1-1 लाख रुपए दिए फर्म को, तो फर्म वादा कर सकती है कि हम उसके ऊपर 10% पर एनम का साल भर इंटरेस्ट देगी। ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। देन पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट्स, क्या क्या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रही है पार्टनर्स, कितना पैसा ला रही है, ये बात हो सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, हर पार्टनर में इक्वली बटेगा। क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या जिम्मेदारियां है पार्टनर की? बेसिकली सबकी जिम्मेदारी है कि डीडी सर की जिम्मेदारी है वो वड़ा पाव बनाएंगे, एचके सर की जिम्मेदारी है वो अकाउंट संभालेंगे, ये सब कुछ लिख सकते हो। डिसोल्यूशन प्रोसीजर, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बंद कैसे करना। बंद कैसे करना, अगर कोई मर जाता है तो अपने आप बंद हो जाती है, लेकिन अगर हमें खुद इच्छा से बंद करना है तो कर सकते हो। सबकी कंसेंट ले लो। अगर हमने मान लीजिए लिख लिया कंसेंट ऑफ ऑल ले लो, तो खुद की इच्छा से भी क्या कर सकते हो? धंधे को बंद कर सकते हो। अकाउंट प्रिपरेशन, ऑडिटिंग कैसे होगा, हम अकाउंट्स को कैसे रखने वाले हैं, अगर उसको क्रॉस चेक करना होगा, ऑडिट मतलब क्रॉस चेक करना, अगर क्रॉस चेक करना हो तो वह कैसे होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स, अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो उसे कहते हैं डिस्प्यूट्स, तो उस झगड़े को सॉल्व कैसे करने वाले हो? कोर्ट के पास जाने वाले हो, किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने वाले हो जो आपकी मदद करने वाला है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ये तो बस उन्होंने कुछ चंद पॉइंट्स दिए, इसके अंदर अनलिमिटेड पॉइंट्स आ सकते हैं, जो भी
आपके धंधे से रिलेटेड है वो आप डाल सकते हो। इनको तो ऐसे कैसे याद करने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद के मन से भी लिख सकते हो। इन्होंने तो बहुत कम पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं सबसे पहले नेम ऑफ फर्म क्या होगा, आपका बिजनेस नेचर क्या है, कौन से बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर्स का नाम क्या है, पार्टनर्स को अगर ऐड करना है, एडमिशन करना है किसी का तो वो कैसे होगा, किसी को छोड़ के जाना है तो वो कैसे होगा, एक्सपल्शन किसी को निकालना है तो वो कैसे होगा, राइट्स क्या है पार्टनर्स के, उनके अधिकार क्या है वो भी बता सकते हो, ड्यूटीज क्या होंगे वो भी बता सकते हो, अगर किसी को फर्म बंद करनी है, डिसॉल्व करनी है तो वो कैसे होगा, अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब कुछ हो सकता है। पार्टनर्स की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है ये हो सकता है, पार्टनर्स को सैलरी कितनी मिलेगी ये हो सकता है, पार्टनर्स ने अगर फर्म को कोई लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हो सकता है, पार्टनर्स को क्या फर्म लोन दे सकती है कि ये हो सकता है, अनलिमिटेड चीजें हो सकती है। जो भी आपको एग्री करना है, जो भी आपको लिखना है वो आप इस जेड के अंदर लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं ना। यहां पे आपकी पार्टनरशिप डीड होती है खत्म। अभी हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की। जैसे मैंने कहा इंडिया के अंदर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। मैंडेटरी होता है क्या? नहीं होता है। आपके रजिस्टर ऑफ फर्म्स बना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स जो गवर्नमेंट ने बना रखा है वो क्या है? एक ऑफिस है। वो क्या है? गवर्नमेंट का ऑफिस है जो क्या मेंटेन करता है? आपके पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करता है। लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इंडिया के अंदर? आंसर इज नो। कुछ कुछ स्टेट्स में, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, लेकिन हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन कराने को जाते हो तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स रजिस्टर ऑफ फर्म्स में आपकी एंट्री करता है। किसमें करता है? एक रजिस्टर में आपकी एंट्री कर देता है कि हमने इस फर्म को क्या कर दिया? रजिस्टर कर दिया है। देखो अंतर है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, रजिस्ट्रार दिख रहा है आपको, ARAR है, वहीं पे यहाँ पे रजिस्टर है। रजिस्टर मतलब बुक, और फर्म आपका रजिस्टर ऑफ फर्म्स जो है ऑफिस है गवर्नमेंट का, वो आपकी उसके रजिस्टर में एंट्री कर लेता है और आपको रजिस्टर्ड माना जाता है। बढ़िया है ना। ऐसे केस में देखो इंडिया के अंदर वैसे तो आप अनरजिस्टर्ड धंधा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने आपके धंधे को रजिस्टर नहीं किया तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या है? बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है। आपने सही सही रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको बहुत सारे फायदे हम नहीं देने वाले। सर जैसे क्या फायदे हैं? पार्टनर्स कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और कल को जाके आपके पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया तो आप एक दूसरे के ऊपर इस धंधे से रिलेटेड केस नहीं कर सकते, आप फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है बेटा, आप लोगों के बीच में अगर कोई भी झगड़ा हो गया तो कोर्ट आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा अगर आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म हो। लेकिन अगर आप वहीं पे रजिस्टर्ड होते तो कोर्ट आपकी मदद करने को तत्पर होता और कोर्ट आपकी मदद कर देता। पार्टनर्स कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज मतलब कौन? जो फर्म के बाहर के लोग हैं। मान लीजिए डीडी सर, एचके सर, दीपेश सर, हमारी एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो सबसे पहले तो डीडी सर, एचके सर और दीपेश सर एक दूसरे पे केस नहीं ठोक सकते, फर्म पे भी केस नहीं ठोक सकते इस धंधे से रिलेटेड। वहीं पे डीडी सर, एचके सर ने एक यूनिक एकेडमी नाम के बिजनेस से डीलिंग करना स्टार्ट किया और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री मारी। यूनिक एकेडमी ने हमारे धंधे में चूना लगा दिया। यूनिक एकेडमी ने हमारे साथ फ्रॉड किया और हमारा 1 करोड़ रुपए चुरा लिया। क्या कर लिया? 1 करोड़ रुपए चुरा लिया। अभी हम यूनिक एकेडमी के ऊपर केस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी फर्म क्या है? अनरजिस्टर्ड है। यूनिक एकेडमी कौन है? थर्ड पार्टी, हमारे धंधे से बाहर वाली व्यक्ति है, उसके ऊपर भी हम केस नहीं कर सकते। फर्म कैन नॉट फाइल केसेस अगेंस्ट पार्टनर्स। फर्म भी, यानी हमारी जो फर्म है वो हमारे ऊपर केस नहीं ठोक सकती। इन जनरल अगर आप देखते हो तो आप फर्म के ऊपर केस नहीं ठोक सकते, फर्म आपके ऊपर केस नहीं ठोक सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप और फर्म एक ही व्यक्ति हो। तो वो सेम ही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहीं ना कहीं पे रिपीट ही हो रहा है, इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखते हो तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एकदम वैलिड है कि पार्टनर्स और फर्म एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं और आप थर्ड पार्टीज को भी स्यू नहीं कर पाओगे। इसीलिए इतने डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होने की वजह से रजिस्ट्रेशन इज एडवाइजेबल। इसीलिए रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, नहीं तो अगर आपको गलती से आगे जाके चूना लग गया तो आपकी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बहुत फुद्दू प्रोसीजर है। क्या है? बहुत ही फुद्दू प्रोसीजर है। यहाँ पे अपना कहानी रोक देंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपके यहाँ का रजिस्टर ऑफ फर्म्स है, जैसे महाराष्ट्र का जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होगा उसके पास आपको क्या सबमिट करनी पड़ेगी? एप्लीकेशन, यानी अर्जी डालनी पड़ेगी कि रजिस्ट्रार भैया मेरी पार्टनरशिप को अपने पास रजिस्टर कर लो ना, अपने रजिस्टर में मेरी एंट्री मार लो ना। उस एप्लीकेशन में आपको आपके फर्म की डिटेल्स बताने पड़ेंगे, जैसे नेम, लोकेशन, बिजनेस पार्टनर्स,
ज्वाइनिंग डेट्स, पार्टनर्स नेम्स, एड्रेस, पार्टनरशिप ड्यूरेशन, जो भी आपके पार्टनरशिप डीड का कंटेंट होगा ना, वो सारी की सारी चीजें आपको किसको बतानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को बतानी पड़ेगी। और सभी लोगों ने क्या करना है, उस अर्जी को साइन करना है। एक अर्जी के साथ आप आपकी ये सारी डिटेल्स जो आप पार्टनरशिप डीड में बताते हो वो डिटेल्स बताओगे और उस अर्जी को सारे पार्टनर साइन करेंगे और अपनी कंसेंट देंगे कि यस हमें इस पार्टनरशिप का पार्ट है और हमें इस पार्टनरशिप को क्या करना है, रजिस्टर करना है ना। अपने सरकारी काम कोई फुकट में करने के लिए बैठे है क्या, वो नहीं बैठे, तो वो क्या चार्ज करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन की आपसे फीस मांगेंगे, तो आपको वो फीस भी क्या करनी है, दे देनी है। जितनी भी फीस होगी, जो भी पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर बताई गई होगी, उतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है आपके पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, वो आपको भरनी पड़ेगी। अगर सब कुछ सही रहा, अगर कोई भी रजिस्ट्रार को दिक्कत नहीं लगी, सारे डॉक्यूमेंट सही है, कोई झूठ नहीं बोला, एकदम सब कुछ सच है, तो वो क्या कर देगा, अप्रूव कर देगा और रजिस्टर ऑफ फर्म्स में आपकी एंट्री कर देगा। रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंट्री कर दी, इसका मतलब आप क्या बन गए हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बन गए हो। और वो आपको इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंफर्मिंग दैट पार्टनरशिप्स लीगल स्टेटस, की आपकी पार्टनरशिप क्या हो गई है, रजिस्टर हो गई है। वो क्या करेगा, आपको देखो एकदम आसान भाषा में आपको क्या करना है, जितने भी पार्टनर्स है उसने कहां पे जाना है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स के पास जाना है। क्या लेके जाना है, एप्लीकेशन लेके जाना है। सही बात है क्या सर, इस एप्लीकेशन को क्या होगा, सब लोगों ने साइन करना है, बहुत बढ़िया। और इस एप्लीकेशन में पार्टनरशिप डीड वाले सारे कंटेंट्स बताने हैं। रजिस्टर को इस एप्लीकेशन के साथ सेकंड स्टेप में क्या देना है, फीस भी देना है जो बताए होंगे। रजिस्टर को अगर सब कुछ सही लगा तो वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा और उसके रजिस्टर में आपकी एंट्री कर देगा। रजिस्टर में एंट्री करती मतलब कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। और आपको एक पर्ची भी तो देगा, रिसीट, जैसे आप कुछ खरीदते हो तो आपको रिसीट मिलती है, वैसे वो क्या देगा, आपको एक रिसीट देगा जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब आपकी फर्म क्या हो गई है, रजिस्टर हो गई है। बढ़िया, तो ये आपकी एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है। चलो फिर यार लोग, यहाँ पे इस सेशन को मैं रोकता हूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो जरूर जरूर कमेंट करके जाना। अभी नेक्स्ट सेशन में अपन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर बातें करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर यार लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के साथ ऐसी ही मुलाकात करूंगा ऐसे ही अगले से सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।